हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हमारे जेनेटिक्स यूनिट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ जेनेटिक टर्म्स के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोग ने वो क्लास नहीं लगाई है तो एक बार से जाकर लगा लीजिए। पूरी जेनेटिक्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें हम लोग सबसे पहले मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो और मेंडल के बारे में पूरा कुछ जानेंगे। जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है, क्वेश्चंस आते हैं, सब हम लोग जानेंगे। मेंडल के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो, अगर आप बोर्ड्स देने जा रहे हैं तो भी वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, सेम बोर्ड्स में भी बहुत आते हैं। अगर आप लाइफ लेसन के पर्पस से देखें तो भी मेंडल की जो स्टोरी है आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मेंडल की स्टोरी जानने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि कहीं भी अगर आप शिद्दत के साथ में अपना इनपुट दे रहे हैं ना, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद, बट मिलेगी ज़रूर अगर आपने इनपुट अपना कहीं दिया है तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम लोग आज का अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर 1 है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में एनसीईआरटी में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो मेंडल के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वही हम लोग देख लेते हैं। मेंडल जी, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल, जे मेंडल भी इन्हें हम कहते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1822 में एंड इनकी डेथ हो गई 1884 में। ऑस्ट्रिया के ये मेनली रहने वाले थे। बेसिकली ये मंक थे जिस टाइम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मंक क्या होता है? मंक अगर आपको नहीं पता तो जो सन्यासी होते हैं उन्हें हम मंक कहते हैं। ये मंक थे, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये ऑस्ट्रियन मंक थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में रहने वाले थे और एक मंक थे, चर्च में रहते थे ये, और चर्च के जस्ट पीछे ही एक स्कूल था, वहां पर ये पढ़ाते भी थे। ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बताया। इन्होंने कैसे डिस्कवर किए प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स? इन्होंने 7 इयर्स तक वर्क किया गार्डन पीपर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटिवम। 7 इयर्स की जो डेट है वो आपको ये दी हुई है, इयर्स जो हैं 1856 से 1865 तक इन्होंने वर्क किया, गार्डन पीपर किया, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो चर्च था, यहाँ पर ही स्कूल था, यहाँ पर ये पढ़ाते थे, इधर ही गार्डन में ये कुछ गार्डनिंग वगैरह करते थे। तो इन्होंने कुछ नोटिस किया, ऐसे प्लांट में कुछ चेंजेस नोटिस किए, जिसकी वजह से इनके अंदर क्यूरियोसिटी हो गई और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। 7 इयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहे गार्डन पीपर। उसके बाद में इन्होंने जेनेटिक्स के कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रिंसिपल्स हमें बताए। इन्होंने 7 इयर्स तक वर्क किया। इसके बाद में अपना जो रिजल्ट थे इस वर्क के, जो इन्होंने किया पूरा, एक पेपर पब्लिश किया, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इसको पब्लिश कर दिया 1866 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1866 में इन्होंने अपने जो वर्क हैं इनको पब्लिश कर दिया। बट 1866 में इन्होंने, अवेलेबल तो था ये, 1866 में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया, अवेलेबल था, बट जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी ना, वो रेडी नहीं थी इसको एक्सेप्ट करने के लिए, कि आपने जो किया है ये, वो मानते नहीं थे। नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये जो भी आपने बातें कही हैं हम नहीं मानते। मनाते रहे ये साइंटिस्ट को, अल्टीमेटली किसी ने नहीं माना। 1884 में इनकी डेथ हो गई। एक किडनी डिसऑर्डर था इन्हें, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ तक किसी ने नहीं माना था कि जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं वो यूज़फुल हैं या वो काम के हैं। मतलब देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स इतने किए, इतनी मेहनत की, बट इनकी डेथ हो गई और अल्टीमेटली इन्हें कोई इसका श्रेय नहीं मिला, इन्हें कोई तारीफ नहीं मिली, इन्हें कुछ वो अचीवमेंट कुछ नहीं मिला। इन्हें डेथ हो गई इनकी, अल्टीमेटली हमारे बीच ये नहीं रहे। कुछ सालों के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, आपस में साथ में नहीं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। लाइन आई हुई है आपके क्वेश्चंस में। डी वराइस, कॉरेंस एंड शेमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के तीनों साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो मेंडल के वर्क है ना, इनको रीडिस्कवर किया। मतलब 1900 में इन्होंने रीडिस्कवर किया और फिर इसको मेंडल के पेपर को एक जर्नल में, जिसका नाम था फ्लोरा, उसको पब्लिश कर दिया 1901 में।
मतलब मेंडल ने जब पब्लिश किया था अपना पेपर, वो ईयर था 1866। उसके 34 ईयर्स के बाद इन साइंटिस्ट ने 1900 में पढ़ा और मेंडल के जो वर्क थे उनको फिर से रीडिस्कवर किया। मतलब 34 ईयर्स का टाइम लैप्स हुआ। ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसा क्या उन्होंने लिखकर उसमें रख दिया था जो 34 ईयर्स तक कोई समझ ही नहीं पाया। उसके कुछ रीजंस थे कि इतना ज़्यादा टाइम लैप्स क्यों हुआ। रीज़न ये कि कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट था। देखिए अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, कोई चीज़ है, अभी कोई टीचर है जो एक स्टूडेंट है जो किसी टीचर से पढ़ना चाहता है, तो वो टीचर उस सिटी में नहीं है, वो कहीं नहीं है, दुनिया के किसी कोने में वो टीचर रह रहा है, वो उसके थ्रू पढ़ सकता है। वाईटी तो बहुत बड़ा हमारा चल ही रहा है, बट उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो उनके जो वर्क थे इतने ज़्यादा वाइडली पब्लिश हो नहीं पाए। उन्होंने पेपर पब्लिश किया, वो चलता रहा, बस ज़्यादा वाइडली पब्लिश हो नहीं पाए। एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि जो उनके कॉन्सेप्ट थे कि फैक्टर्स होते हैं, जो हमने जीन पढ़ा ना उसको ये फैक्टर कहते थे। जो इनके कॉन्सेप्ट थे कि ये फैक्टर है, ये स्टेबल होता है, ये करता है, वो करता है, कोई समझ नहीं पा रहा था। बोलता था तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तीसरी बात कि ये कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे कि फैक्टर होते हैं। अब तो हमें पता है ना कि डीएनए का पीस है जीन, डीएनए का पीस है जीन, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। तभी कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे कि ये लो ये है जीन, या ये लो ये है मेरा फैक्टर। एक ये रीज़न। इसकी जो अप्रोच थी, अब देखिए बायो के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ से बचकर आ जाते हैं बायो लेने के लिए। कुछ होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट होता है बायो में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ से बचकर आ जाते हैं बायो में। अब वही इन्होंने मैथमेटिकल और स्टैटिक्स का यूज़ कर लिया टूल्स का बायो में, तो कौन मानेगा? हमें नहीं मानना, हमें बायो में मैथ्स नहीं पढ़नी। तो कुछ ये रीजंस थे जिसकी वजह से 34 इयर्स का टाइम लैप्स हो गया, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मेंडल के वर्क को। ये क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अल्टीमेटली इन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। 1901 में फ्लोरा में फाइनली इसको फिर से रिपब्लिश किया। मतलब सक्सेस मिलनी थी उन्हें। अब ऐसे क्या रीज़न थे जो उन्हें सक्सेस मिलनी थी? मतलब कुछ तो रीजंस थे जिसकी वजह से कोई मान नहीं रहा था, बट ऐसा क्या था जो इन्हें इतनी सक्सेस मिल गई फिर से? तो मेथड ऑफ वर्किंग इनका बहुत अच्छा था। वर्क करना सब लोग कर लेते हैं, बट मेथड ऑफ वर्किंग अगर अच्छा होता है तो फिर वो अच्छा कर जाता है वो इंसान। मेथड ऑफ वर्किंग इनका क्या था? सबसे पहली बात तो ये कि एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर पर फोकस करते थे। पी प्लांट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बट एक टाइम पर वो एक ही चीज़ को फोकस करते थे कि प्लांट लंबा हो रहा है, प्लांट के फ्लावर का कलर क्या है, कैसा वो फ्रूट दे रहा है, कैसा सीड दे रहा है। तो वो एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को फोकस करके पढ़ते थे। जैसे कि आप लोग अगर सिलेबस पढ़ते तो एक टाइम पर एक ही चीज़ पर अगर फोकस करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। सेम ऐसे मेंडल ने एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस किया, ये इसका एक रीज़न था। दूसरा, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स लिया इन्होंने। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ढूंढने में भी इनको 4 साल लग गए थे। अवॉइडेड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पॉलन। मतलब इनको कराना था मेनली जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग क्रॉस करवाना होता है हमें, तो हम किसी और पॉलन ग्रेन से उसे पॉलिनेट नहीं होने देते। तो इन्होंने वो नहीं होने दिया, जिससे ये क्रॉस करवाते थे उसी से करने देते थे। अनडिजायरेबल पॉलन से पॉलिनेट नहीं होने देते थे। इसका मतलब प्लांट्स का ध्यान बहुत रखते थे। केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन। जो रिजल्ट आता था तो उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखते थे, हवा में कुछ नहीं करते थे। 7 साल तक रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने लिख कर। दूसरा रीजन ये है कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट को चूज करना ही इनका सबसे बड़ा जो है ना, एक सबसे बड़ा जो मेन क्राइटेरिया, पी प्लांट को इन्होंने यूज किया, बहुत अच्छा किया। क्या था? इनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रेट हैं। जैसे कि कुछ प्लांट होते थे बड़े बड़े टॉल, तो कुछ प्लांट होते थे छोटे छोटे ड्वार्फ। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अब ये जैसे टॉल है तो ये ड्वार्फ है, ऐसे इनके ट्रेट थे। कुछ प्लांट प्रोड्यूस कर रहे थे पर्पल फ्लावर, तो कुछ प्लांट प्रोड्यूस कर रहे थे वाइट फ्लावर। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इसको बहुत सारे मिल गए पी प्लांट में। लार्ज नंबर ऑफ सीड बनते थे, एक बार में बहुत सारे सीड बन रहे हैं तो फिर अगली जो है बहुत सारे हम लोग कर सकते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, मतलब इतना ज़्यादा लाइफ स्पैन भी नहीं होना चाहिए कि मेंडल मर जाए और प्लांट ही नहीं मरा। तो प्लांट पर स्टडी करने के लिए शॉर्ट लाइफ स्पैन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग बार बार उसकी ग्रोथ करवा पाएँ और फिर से नोटिस कर पाएँ। प्रीडोमिनेटली सेल्फ पॉलिनेटिंग था, ट्रू ब्रीडिंग था।
क्रॉस पॉलिनेशन प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड्स। क्रॉस पॉलिनेशन भी हम करवा देते थे तो फिर वो फर्टाइल जो हाइब्रिड्स हैं वो बनाता था, ऐसा नहीं होता था कि इनफर्टाइल हो जाए। तीसरी पॉइंट, मेंडल्स क्रॉसिंग मेथड। क्रॉसिंग मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनका, जो आप लोग पढ़कर आए हैं ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में। क्या करते थे उसमें, एक मान लीजिए ये फ्लावर है जिसपे फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। एक बार से मैं आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये तो इसमें आप क्या करते थे, अगर आप चाहते हो कि इसी फ्लावर से ये पॉलिनेट हो और किसी से ना हो, किसी और का पॉलन ग्रेन ना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं। सबसे पहले मेल पार्ट्स को काट देते हैं, फिर इन पर बैग लगा देते हैं जिससे कि कोई और पॉलन ना आए, और फिर इसी के पॉलन ग्रेन उठाकर इस पर डस्टिंग करते हैं और फिर से बैग लगा देते हैं। इन्होंने ये टेक्निक यूज की थी, मतलब जिससे ये चाहें उसी से करवा पाए ताकि इनको रिजल्ट मिल पाए कि अच्छा इन दोनों, एक टॉल प्लांट को और एक ड्वार्फ प्लांट को हम लोग जब मीटिंग करवाते हैं तो कैसा प्लांट आता है, क्या होता है। तो ये इनकी जो एक मेन जो क्राइटेरिया था, क्रॉसिंग मेथड इनका जो था इनको सक्सेस की तरफ ले गया। तो मेंडल के जो रीजन थे सक्सेस के, मेथड ऑफ वर्किंग इनका, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट इनका, और मेथड ऑफ क्रॉसिंग, इनके जो क्रॉसिंग मेथड थे, ये ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनको मरने के भी इतने सालों के बाद इनको सक्सेस मिली। मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, कैसे किया। इन्होंने सेलेक्ट किया था 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर 7 कैरेक्टर इन पी प्लांट। अरे इतनी खतरनाक लाइन बोल दी मैम। इन्होंने क्या किया था, 14 कैरेक्टर को लिया था। अब देखिए पी प्लांट में तो बहुत सारी चीजें थी, बट इन्होंने 14 जो है ट्रेट को पकड़ा था, जो कि 7 कैरेक्टर। अब मैंने आपको बताया था ना कि एक कैरेक्टर है तो उसके 2 ट्रेट होते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे कि हाइट का है, हाइट हमारा एक कैरेक्टर है तो इसके 2 ट्रेट हैं, या तो टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है। तो ऐसे ही इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए जिनके 14 ट्रेट हो गए। क्या क्या इन्होंने लिए थे पी प्लांट में, क्या क्या इन्होंने नोटिस की थी चीजें, वो ये आपको एनसीईआरटी की, आपकी ये जानी पहचानी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये आपका। कैसे लिया था इन्होंने, इसे हम लोग थोड़ा सा लिख कर देख लेते हैं, या चलिए यहीं देख लेते हैं एक बार से, यहीं पर हम लोग इसे लिख कर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने प्लांट की हाइट ली, ठीक है। दूसरा इन्होंने फोकस किया सीड पर। सीड पे इन्होंने 2 चीज नोटिस की, एक तो कलर क्या है सीड का और एक शेप क्या है सीड की। तीसरा इन्होंने फोकस किया पॉड पर, जो पॉड होती है ना फली, उस पर पॉड का कलर क्या है और पॉड की शेप क्या है। फिर तीसरा इन्होंने फोकस किया फ्लावर पर, फ्लावर का कलर क्या है और फ्लावर की पोजीशन क्या है। इन कैरेक्टर्स पर इन्होंने फोकस किया। तो कैसे हो गए आपके 7, एक हो गया प्लांट हाइट, दूसरा हो गया सीड कलर, फोर्थ हो गया आपका सीड शेप, सॉरी 1 2 3, फोर्थ हो गया आपका पॉड कलर, फिफ्थ हो गया आपका पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। ये आपके 7 कैरेक्टर्स हो गए। अब इन्हीं के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखेंगे, जैसे कि जो प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट या तो टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है, ठीक है। सीड का जो कलर है या तो ये येलो हो सकता है या फिर ये ग्रीन हो सकता है। सीड की जो शेप है या तो ये राउंड हो सकती है या फिर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है। जो सीड नहीं मोटे मोटे होते हैं, बढ़िया बढ़िया से, कुछ होते सिकड़े सिकड़े से, तो जो रिंकल्ड सीड हो सकते हैं। अब पॉड को देखें तो पॉड का कलर या तो ग्रीन हो सकता है, ग्रीन कलर की पॉड्स आती हैं, या फिर येलो हो सकता है, येलो कलर की भी पॉड्स आती है ना। जो मटर की आपने पॉड्स देखी होंगी, मेनली पॉड की शेप की बात करें तो या तो फुल हो सकती है, फुल भरी हुई फलियां आती हैं,
या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है जिसमें कि कुछ कम दाने होते हैं या फिर पिचकी हुई होती हैं। फ्लावर का कलर देखें तो या तो पर्पल था या फिर वाइट था, और वहीं फ्लावर की पोजीशन देखें तो या तो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी या फिर टर्मिनल थी। ये क्या होता है, देखिए ये प्लांट है, ठीक है, अगर इसके साइड साइड में फ्लावर उग रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। वहीं अगर टॉप मोस्ट एंड पर फ्लावर मिल रहा है तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल एंड पर, ठीक है। अब इनमें से ये मेंडल ने कुछ नोटिस किए ट्रेट्स और इन पर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तब इन्हें नहीं पता था कि क्या डोमिनेंट है और क्या रिसेसिव है। अब हमें पता है तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि क्या डोमिनेंट है इसमें से और क्या रिसेसिव है। देखिए प्लांट हाइट टॉल थी डोमिनेंट और प्लांट हाइट ड्वार्फ थी रिसेसिव। सीड का जो कलर था वो येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था। सीड की शेप की बात करें तो राउंड मोटी फलियां, मोटे मोटे सीड्स आपको पसंद है, गोल गोल और रिंकल्ड नहीं पसंद तो वो रिसेसिव हो गया। पॉड का जो कलर है, ये मैं आपको रिलेट करके याद करना बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है कि नहीं पसंद तो रिसेसिव हो गया। एक्चुअल में उसके जो जीन्स हैं वो रिसेसिव है। पॉड का जो कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट है, हम ग्रीन कलर की फलियां लेकर आते हैं ना मटर की, और येलो रिसेसिव है, हम नहीं पसंद करते उन्हें। पॉड की जो शेप है फुल हम लोग भरी हुई देख कर लाते हैं मटर 20 रुपए किलो, और कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो हम लोग उसे नहीं लेते चाहे वो 10 रुपए किलो क्यों ना आ रही हो। फ्लावर का कलर देखें तो हमें कलरफुल फ्लावर पसंद है, पर्पल कलर डोमिनेंट हो गया, वाइट डोमिनेंट नहीं है, मतलब रिसेसिव है वो। पोजीशन देखें तो एक्सियल डोमिनेंट रखते हैं हम, टर्मिनल रिसेसिव रखते हैं। याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट पर मत जाना, रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए टर्मिनल फ्लावर होगा तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी ना, ड्वार्फ रह जाएगा तो वो रिसेसिव हो गया। तो टर्मिनल वाला जो है ये रिसेसिव हो गया। एक्सियल पर है तो प्लांट की हाइट तो कितनी भी कंटिन्यूस बढ़ती जा सकती है, तो एक्सियल वाला हो गया डोमिनेंट, ठीक है। सीड का जो कलर है, हमें तो ग्रीन कलर के दाने पसंद हैं, बट यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपको येलो कलर के दाने पसंद हैं, तो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। इनको याद करना है आपको, ये आपके आते हैं क्वेश्चंस में। अगर आप लोग नीट की बात करें तो आते हैं, वहीं अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो भी ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पर क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को पकड़ा और इन्होंने क्रॉसिंग करना स्टार्ट की कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट की मेटिंग करवाई। बट प्रॉब्लम आ रही थी इतने सारे कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी करने में, तो इन्होंने क्या किया, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर पकड़ा कि हाइट देखता हूँ मैं, टॉल को मैं अगर ड्वार्फ से करवा देता हूँ तो क्या बनता है, ड्वार्फ को अगर मैं टॉल से करवा देता हूँ तो क्या बनता है, दो ड्वार्फ जो प्लांट हैं उनका जो बेबी प्लांट है वो कैसा बनता है, दो टॉल का कैसा बनता है, ये सब कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन्होंने एक टाइम पर जब एक कैरेक्टर को लिया तो उसे हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक टाइम पर एक। कभी कभी इन्होंने मोनो के रिजल्ट निकालने के बाद में कुछ इन्होंने दो को साथ में पकड़ के किया, तब हमने इसे कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर्स को पकड़ा, जैसे हाइट पकड़ ली इन्होंने और फ्लावर की पोजीशन पकड़ लिया, फिर फ्लावर का कलर पकड़ लिया, तो उसे हमने कह दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मेंडल ने बड़ी सावधानी के साथ में मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए, डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, और फिर हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए इन्हीं क्रॉसेस के बेसिस पर। इन्होंने क्रॉस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसी के बेसिस पर इन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए। 3 प्रिंसिपल हैं बेटा आपके। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो पहले 2 लॉ दिए इन्होंने, ये जो हैं बेटा, ये दोनों हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जब इन्होंने एक कैरेक्टर को पकड़ के किया ना, तब ये इनके रिजल्ट आ गए, और जब इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, ये डाई हाइब्रिड के बाद समझ में आया। तो ओवरऑल इन्होंने हमें 3 दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में आप देखें तो मेंशन नहीं है, आप देखेंगे ना तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, फिर सेग्रीगेशन दिया है, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको कभी कभी तो ये नहीं पता होता कि कितने लॉज हैं,
तो 3 है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझेंगे। जो क्रॉसेस हैं मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज तक हमने इतना देख लिया है। अब हम लोग कल मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ये वाले सारे लॉ समझेंगे, इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी देखेंगे और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। मेंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, जो फर्स्ट आपका पेज दिया हो ना उसमें ये पूरी खिचड़ी दी हुई है, तो एनसीईआरटी इसके बाद में जाकर पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चंस भी इसके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।